Okay. Now next point is input output ratio analysis. Input output ratio analysis. Okay, fifth point of techniques of inventory control. इसमें क्या करेंगे हम, तो इनपुट आउटपुट रेशो इज रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट. ओके, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 2 kg ऑफ द इनिशियल मटेरियल हमने यूज़ किया है, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो भी चार्ज किया होगा उस मटेरियल के लिए 2 kg के लिए वो, और जब प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद में जब फाइनल प्रोडक्ट निकलता है तो वो कितना निकलता है. ठीक है, जैसे हमने अगर 2 kg मटेरियल यूज़ किया है तो 2 kg का 2 kg ही मटेरियल आएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो कुछ जो प्रोसेस हम करते हैं उसमें कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जितना आएगा उसका जो कॉस्ट होगा उसको हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट रेशो. ठीक है, कितना मटेरियल हमने यूज़ किया था और फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में कितना मटेरियल आया है उसका रेशो हम कैसे निकालेंगे. तो इनपुट आउटपुट रेशो जो होता है वो हम जो इनिशियल मटेरियल होता है या फिर इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है जो हमने यूज़ किया है उसको हम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितना फाइनल प्रोडक्ट आया है उससे. वहाँ पे लिखा है हमने 2/1.6. ठीक है, तो इनटू उसको 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा परसेंटेज वो होगा हमारा इनपुट आउटपुट रेशो. ओके, तो ये जो होता है इसके एडवांटेज क्या है इनपुट आउटपुट रेशो एनालिसिस करने के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम इनपुट आउटपुट रेशो निकालेंगे, क्यों और क्यों हम उसका एनालिसिस टाइम टू टाइम करेंगे. ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस है टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है वो कितना इफिशिएंटली वर्क करता है ये देखने के लिए हम इनपुट आउटपुट रेशो एनालिसिस कर सकते हैं. देन इट हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल विद स्टैंडर्ड कंजम्पशन. इट इंडिकेट्स वेदर द यूज ऑफ द मटेरियल इज फेवरेबल और अनफेवरेबल. ठीक है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसका हम क्या देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितना है. ठीक है, कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा. ये अगर हमारे फेवर में है, जैसे अगर वो फेवरेबल है, ठीक है, इट्स ओके, 2 kg हमने मटेरियल यूज़ किया था उसका हमें 1.9 kg मिल रहा है तो इट्स ओके. लेकिन अगर वो 2 kg मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और उससे हमें सिर्फ ½ kg या फिर 1 kg प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. तो ये जो भी प्रोडक्ट है वो हम कितना यूज़ कर रहे हैं उससे हमें कितना फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, देन थर्ड पॉइंट आता है द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इन द फिनिश प्रोडक्ट कैन बी फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल पर यूनिट बाय यूजिंग द इनपुट आउटपुट रेशो. ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशो से हम क्या और कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल हम निकाल सकते हैं. जैसे हमने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया था उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए या फिर कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज इक्वल टू इनपुट मटेरियल अपॉन आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इनटू रेट पर यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. ओके, रेट्स पर यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, उसमें हमने केमिकल ए यूज़ किया है रॉ मटेरियल करके और उसका जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़ पर kg. 1 kg का 100 रुपीज़ लगता है. ठीक है, तो आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशो से वो हमें कितना लगेगा, 125%. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल 2 अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर अवेलेबल एज पर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो ए मटेरियल था रॉ मटेरियल वो इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरे 2 मटेरियल से वो उसके पास अवेलेबल है, लाइक मटेरियल ए और A1 और A2. ठीक है, और उसका जो रेट है वो है 150 पर kg
और A2 जो है उसका है 120 पर केजी, ठीक है। और उसका जो रेशो है इनपुट आउटपुट रेशो वो क्या है, तो A1 जो है उसका है 110% एंड A2 जो है उसका है 140%, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा मटेरियल हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ओके। इससे हम क्या करेंगे, तो जो भी हमें दिए गए प्रोडक्ट्स हैं उसको हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। जैसे A1 के लिए हमें अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसका जो भी ये होगा, इनपुट क्या था उसका 110 अपॉन 100 इंटू 150, ठीक है। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना था, 150 रुपीज़। तो हम इसके हिसाब से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो आएगी 165 पर केजी, ठीक है, 165 पर केजी, ठीक है। और जो A2 था उसका कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 140 अपॉन 100 इंटू 120, तो उसका कॉस्ट आएगा 168 पर केजी, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कौन सा हमें फेवरेबल है, तो फर्स्ट A1 जो एटम है, A1 जो मटेरियल है, केमिकल है, वो हमारे लिए यूजफुल है या फिर हमें कम कॉस्ट में वो मिल सकता है। इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल का वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग्स ऑफ द वेरियस लेवल्स, सेटिंग्स ऑफ द वेरियस लेवल्स, ठीक है। तो सेटिंग्स ऑफ द वेरियस लेवल्स में हम क्या करेंगे, तो हम लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए स्टॉक का, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए स्टॉक का, डेंजर लेवल कौन सा होता है, रीऑर्डर लेवल कौन सा होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द वेरियस लेवल्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अगर हमें हमारी इन्वेंट्री को अच्छे से कंट्रोल करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो भी लेवल्स है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, या these levels are not permanent but need to revision due to change in the factor which determine these levels, ठीक है। ये जो लेवल्स है वो परमानेंट नहीं है, जैसे मैक्सिमम लेवल इतना ही होना चाहिए, मिनिमम लेवल इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हमें उसको टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। देन फर्स्ट लेवल आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फर्स्ट लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रिप्रेजेंट अपॉन लिमिट बियॉन्ड विच द क्वांटिटी ऑफ एनी एटम इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू राइज, ठीक है। जैसे कुछ लिमिट दिया होता है तो इतने जो आइटम्स है वो आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा आइटम्स को आपको अपनी इन्वेंट्री में नहीं रखने हैं, ठीक है। तो ये जो लिमिट होता है उसको बोलोगे आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। जैसे आपकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी है और आपकी इन्वेंट्री में सिर्फ 1000 आइटम्स अलाउड है, उससे ज़्यादा आइटम्स आपको अलाउड नहीं है, तो जो 1000 आइटम्स जो है वो हुए आपके मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ओके। देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज पर्टिकुलर आइटम्स इज फिक्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्यों आप अपनी इन्वेंट्री में रखोगे, या फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो हमें लिमिट दिया हुआ है वो क्यों दिया गया है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं। जैसे रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल, जैसे आपके इसमें 1000 आइटम्स आपको अलाउड है, उससे ज़्यादा आपने 5000 आइटम्स आपके इसमें इन्वेंट्री में स्टोर करके रखे हुए हैं, लेकिन वो बिकते ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो सकते हैं या फिर वो बहुत स्लोली बिकेंगे। तो आपकी जो इन्वेंट्री है उसका आप क्या कर रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है वो आपको बहुत दिनों तक रिकवर करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये अवॉइड करने के लिए हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं। देन सेकंड आता है स्टोरेज स्पेस अवेलेबल। आपकी इन्वेंट्री में स्टोरेज सिर्फ 1000 प्रोडक्ट्स जो है या फिर यूनिट्स जो है उसको स्टोर करने के लिए है, और आपने 2000-3000 यूनिट्स ला के रखे हैं, तो उसको स्टोर कहाँ करोगे, ठीक है। तो आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड अवेलेबल, ठीक है। कितना अमाउंट आपका जो कैपिटल है या फिर आपका जो भी फाइनेंस है उसका कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे कुछ मटेरियल्स है वो हीट सेंसिटिव है और आपकी इन्वेंट्री में सिर्फ
2-3 ही फ्रीजर से, तो आप क्या करोगे कि उसमें जितने आ सकते हैं उतने ही मटेरियल्स मंगवाओगे, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा मटेरियल मंगवा के रखे हैं इन्वेंट्री में लेकिन उनको स्टोर करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, या फिर उस जो भी मटेरियल आपने मंगवाया है उसका नेचर आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेवरेबल नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो आपके लिए यूजफुल है क्या, नहीं। तो आप कितना स्टॉक मेंटेन करोगे, तो मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन करोगे जितना आपके स्टोर में आ सकता है इजीली, या फिर उसका नेचर देख के उसको आप आपके स्टोर में क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, आपकी इन्वेंट्री में रख सकते हो। देन मार्केट ट्रेंड, ठीक है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अभी ज़्यादा बिक रहा है, इसके हिसाब से आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करोगे। देन फैशन हैबिट्स, जैसे लोगों के फैशन हैबिट्स क्या है उसके हिसाब से। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, और कुछ गवर्नमेंट के भी रेस्ट्रिक्शंस है कि आप इतना ही प्रोडक्ट मैक्सिमम आपके इन्वेंट्री में रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रखोगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे इन्वेंट्री में भर के रखा है, लेकिन अभी जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या हो गई, तो अभी मार्केट में वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो क्या हो सकता है, ये जो जिन्होंने भर के रखा था पहले से प्रोडक्ट, वो उसकी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट होता है वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है कि आप इतना ही प्रोडक्ट मंगवा सकते हो और इतना ही मैक्सिमम स्टॉक आप आपके इन्वेंट्री में रख सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके हिसाब से भी हम हमारा जो इन्वेंट्री होगा उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू द फायर एंड डिटेरियोरेशन, ठीक है। हमारे इसमें इन्वेंट्री में हम रिस्क जो होते हैं उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कोई फायर हो गया तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिटोरिएट हो सकते हैं आफ्टर सम टाइम, तो हम उसको उतना ही मेंटेन करेंगे हमारे इसमें मैक्सिमम कि वो इजीली बिक जाए और वो ख़राब ना हो, या फिर फायर वगैरह ऐसा कुछ हमारे इन्वेंट्री में ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीड टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। जैसे हमने लास्ट मंथ में कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो हमें पता है कि इस मंथ में वो बिक जाएंगे सब, तो ये जो टाइम होता है लीड टाइम की, कितने टाइम वो बिक सकते हैं, कितने टाइम में वो कस्टमर के हैंड में हो सकते हैं, यूज़ में हो सकते हैं, उस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक होगा उसको मंगवाएंगे, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिंग मैक्सिमम लेवल इज एज फॉलोज, तो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, तो ये सब पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। और मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे मैक्सिमम लेवल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, हम जो रीऑर्डर करने वाले हैं उसका लेवल और उसकी क्वांटिटी हम उसको मिलाएंगे और उसमें से मिनिमम कंजम्पशन कि कितना मिनिमम कंजम्पशन उस प्रोडक्ट का होता है उसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ द सेटिंग्स, ठीक है। कौन सा जो लेवल है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना स्टॉक हमारे इन्वेंट्री में होना चाहिए, वो हमें मिल सकता है, ठीक है। देन मिनिमम कंजम्पशन क्या होता है, तो मिनिमम कंजम्पशन पर वीक इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जैसे हमने लास्ट वीक में कुछ ऑर्डर किया था तो उसका इस वीक में कितना मिनिमम कंजम्पशन हुआ है या फिर कितना मिनिमम जो स्टॉक था वो बिक गया है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मिनिमम कंजम्पशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हुआ मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अभी हमें देखना है मिनिमम स्टॉक लेवल और सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। मिनिमम कितना स्टॉक हमारे इसमें होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे सेफ्टी स्टॉक। दिस इज द लोअर लिमिट बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट बी नॉर्मली अलाउड टू फॉल, ओके। अगर कोई इन्वेंट्री है उसमें कम से कम कितने आइटम्स अवेलेबल होने चाहिए ईच टाइम, हर टाइम पे कितने आइटम्स उसमें होने चाहिए वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल या फिर बफर स्टॉक। उससे कम आइटम्स अगर हमारी इन्वेंट्री में है तो वो अलाउड नहीं होते, ठीक है। मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, तो दिस लेवल इज फिक्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। इसके लिए दो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, जैसे इस मंथ में हमारा 100 आइटम्स बिके हैं तो हम नेक्स्ट मंथ में कितने मंगवाएंगे, 120 आइटम्स मंगवा के रखेंगे। और सेकंड होता है लीड टाइम, और कितने टाइम में ये आइटम्स बिकते हैं, ये दो पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन एंड लीड टाइम, ठीक है। अगर हमें मिनिमम लेवल स्टॉक या फिर सेफ्टी स्टॉक अगर हमारे इसमें इन्वेंट्री में मेंटेन करना है तो लीड टाइम क्या होता है,
टोटल टाइम कंज्यूम बिटवीन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ एन एटम्स टिल द टाइम इट इज रिसीव्ड फॉर द यूज। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है, तो टोटल टाइम कंज्यूम बिटवीन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ द एटम्स मीन्स अगर कोई परचेस करने के लिए आता है एटम्स को तो वो कब आता है उसके हिसाब से हम लीड टाइम निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने 100 एटम्स मंगवा के रखे हुए हैं तो वो जो 100 एटम्स से कब लोगों के यूज़ में आ रहे हैं, कितना टाइम उसको लग रहा है, उसको हम बोलेंगे लीड टाइम। ठीक है, द मैक्सिमम स्टॉक द मिनिमम स्टॉक लेवल इज एक्सप्रेस एज फॉलोज। अभी मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो हम कैसे निकालेंगे या फिर उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसके लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक इनटू एवरेज डिलीवरी ऑफ टाइम। ठीक है, मिनिमम लेवल हम कैसे निकालेंगे, तो रीऑर्डर लेवल जो होता है उसमें से हम नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक, एक वीक में कितना कंजम्पशन होता है उस मटेरियल का वो इनटू एवरेज डिलीवरी ऑफ टाइम। जैसे एक वीक के बाद में इतने आइटम्स बिके हैं तो हम लिखेंगे पर वीक। ठीक है, जितने आइटम्स बिके होंगे वो, तो उसका टाइम जो होगा उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ये हुआ मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। अभी है रीऑर्डर लेवल स्टॉक। ठीक है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, तो न्यू ऑर्डर जो हम प्लेस करते हैं उसको बोलोगे आप रीऑर्डर। ठीक है, न्यू ऑर्डर जो प्लेस करते हैं उसको क्या बोलोगे, रीऑर्डर। रीऑर्डर लेवल इज फिक्स बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, तो ये फिक्स होता है, किसके बीच में फिक्स होता है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच में। ठीक है, कम से कम इतने आइटम्स हमारे इसमें होने ही चाहिए और मैक्सिमम इतने आइटम्स होने चाहिए, इसके बीच के जो आइटम्स है उसको बोलोगे आप रीऑर्डर लेवल, न्यू स्टॉक। ओके, न्यू ऑर्डर। व्हेन दिस